नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तन और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। अगर आपने आधे घंटे पहले अपना टीवी सेट बंद कर दिया होगा और अभी अगर आपने खोला होगा तो आपको थोड़ा सा झटका जरूर लगेगा और आश्चर्य भी होगा कि ऐसा क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ कि बाजार का मूड बदल गया, निफ्टी में रिकवरी आ गई, निफ्टी बैंक हरे निशान में आ गया। जी हाँ, वजह है रिलायंस, क्योंकि खबर यह आई कि जियो फाइनेंशियल की जो लिस्टिंग होगी वो होगी 21 अगस्त को और इसके चलते हमने देखा कि रिलायंस में क्या जबरदस्त खरीदारी आई है शेयर में। सोमवार को लिस्टिंग होगी जियो फाइनेंशियल की, जो कि अपने डिस्कवर्ड प्राइस पर 261 रुपए का जो प्राइस है उस पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, आप देखिए रिलायंस में क्या रफ्तार आई, आप देखिए निफ्टी ने किस तरह से अच्छी रफ्तार पकड़ी है। अब सपाट ट्रेड हो रहा है, दिन के निचले स्तर से 110 अंकों की जबरदस्त रिकवरी निफ्टी में आप देखेंगे और निफ्टी बैंक में भी बढ़िया शानदार रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो जरा इसको समझेंगे। रिलायंस आप देखिए दिन के निचले स्तर से 70 अंक सुधरा है। निफ्टी में वेटेज है करीब 10% के आसपास का, लेकिन जो एक थोड़ी सी टेंशन जरूर है कि एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा है। उसका वेटेज है करीब 14% के आसपास का, लगातार छठे दिन कमजोरी है और निफ्टी में जो वेटेज 14% के आसपास का है, ये शेयर है 1600 रुपए के नीचे। तो रिलायंस से सपोर्ट मिल रहा है और एचडीएफसी बैंक से थोड़ी सी निराशा है। अगर वो सपोर्ट लौट के आ जाए तो शायद बाजार का मूड यहां से भी गुलजार हो जाएगा। तो इस पर नजर डालेंगे, ये सिनेरियो फिर से समझेंगे और रिलायंस के शेयर में आपको क्या करना है, जियो फाइनेंशियल के बारे में और हम डिटेल लेकर आएंगे थोड़ी देर में। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं बाजार की 5 बड़ी बातों के साथ। तो बाजार में रिकवरी बहुत ही शानदार है। दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त निफ्टी ट्रेड कर रहा है, नीचे से 120 अंकों के आसपास का सुधार हम देख रहे हैं। रिलायंस हरे निशान में है, दिन के निचले स्तर से 70 रुपए की रिकवरी रिलायंस के शेयर में है और इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर वहां भी कारोबार हो रहा है। एचडीएफसी बैंक में लगातार छठे दिन गिरावट है, 1600 रुपए के नीचे का भाव है और लगातार वहां से निफ्टी बैंक पर हम प्रेशर देख रहे हैं। हालांकि अगर आप उसको छोड़ दीजिए तो आईसीसी बैंक वहां से थोड़ी सी खरीदारी लौट रही है। हालांकि प्रदर्शन थोड़ा सा लैकलस्टर ही है, लेकिन हरे निशान में वो शेयर जरूर ट्रेड कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि आईटी शेयरों से दबाव है। टीसीएस जो है निफ्टी के टॉप लूजर्स में ये शेयर शुमार है, तकरीबन 2% के आसपास की कमजोरी है। इसके अलावा इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अडानी ग्रुप में क्या जबरदस्त खरीदारी है। जिस तरह से जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी पावर में करीब 8% के आसपास का स्टेक लिया है, पूरा का पूरा माहौल बदला है। अडानी पावर का शेयर हमने दिखा है कि 300 रुपए के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है और आज सभी शेयर, अडानी ग्रुप का कोई भी ऐसा शेयर नहीं है 10 शेयर जहां पर आपको कमजोरी दिखेगी। अच्छी तेजी है अडानी एंटरप्राइजेज में, अडानी पोर्ट्स में, जो कि निफ्टी का पार्ट है। वहां पर हम देख रहे हैं कि करीब 3.5-4% के आसपास की तेजी है। अपने एक्सपर्ट्स को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं फंडामेंटल एक्सपर्ट नरेंद्र सोलंकी, जो कि आनंद राठी में इक्विटी रिसर्च के हेड हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आपकी रणनीति आज बाजार में क्या होनी चाहिए। साथ ही आपको ट्रेड के ढेर सारे मौके बताने के लिए नीतीश पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज की राजेश पालविया भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी न्यूज़ स्वदेश पर। राजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखिए, कहते हैं ना कि बाजार का बाहुबली रिलायंस को ऐसे ही नहीं कहा जाता है। रिलायंस चला और ऐसा लग रहा है कि बाजार में कुछ दर्द ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ये बताइए कि आखिरी घंटे का सेशन बचा है, यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं। 19,350 के आसपास है निफ्टी इस वक्त। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में जो दो चीजें आज हुई है, एक तो ये हुआ है कि हम देखें मार्केट में जो एक करेक्शन था ऑलमोस्ट अपने मेजर पुट बेस कंसंट्रेशन के आसपास से ही एक बाउंस बैक मिला है, जो कि था करीब 19,200 19,300 की रेंज में, जहां पे मेजर पुट राइटिंग एक्टिविटी हमने देखी थी। तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया था अगर हम देखें इस गिरावट के हिसाब से तो। और रिलायंस का जो रिकवरी बनी, ये तो एक मार्केट एडेड एडवांटेज हुआ। और हम देखें तो काफी सारे स्टॉक्स नियर टर्म सेटअप के हिसाब से एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे और वहां पे एक रिकवरी का ट्रेंड आज लोअर साइड से बनते हुए दिखा है। रिलायंस की रिकवरी काफी अहमियत रखती है। अब यहाँ पे हमें लगता है कि जिस तरीके से थ्रू आउट द डे 2500 के लेवल को होल्ड आउट किया रिलायंस ने और अब 2570 पे ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग की डेट के चलते एक वापस से इसमें रिन्यूड बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही है। और यहाँ पे हमें लगता है कि रिलायंस अगर 2600 के लेवल को क्रॉस करेगा तो ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है 2640 2660 की तरफ भी। तो रिलायंस में जरूर एक लीडरशिप पोजीशन ली है और हमें लगता है कि इंडेक्स को फर्दर यहाँ से अपमूव देने के लिए रिलायंस का काफी बड़ा यहाँ पे सपोर्ट रहेगा।
इंडेक्स की बात करें तो 19,400 इमीडिएट सप्लाई जोन है। अगर उसको आज हम क्रॉस करने में कामयाब होते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखेगा और फिर निफ्टी में 19,500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते। तो 19,400 का क्रॉस होना एक इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आज मार्केट उसको क्रॉस करने में कामयाब होता है निफ्टी स्पॉट पे, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होते हुए दिखेगी। बैंक निफ्टी में काफी इंटरेस्टिंग डेटा सेटअप बना है। हमारा पूरा फोकस है बैंक निफ्टी। अगर हम स्पॉट की बात करें तो 44,000 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पे हमने नजर बनाई हुई है। अगर ये लेवल क्रॉस होंगे तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है और फिर बैंक निफ्टी में 44,250 44,300 तक की रैली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो ये दोनों लेवल को देखना होगा, 19,400 और 44,000 बैंक निफ्टी स्पॉट पे। 44,000 निफ्टी बैंक के लिए वो लेवल अहम होगा। निफ्टी की बात करें तो 19,400 और रिलायंस की बात करें तो 2,600 रुपए के ऊपर अगर शेयर निकला तो माहौल यहां से और बेहतर होगा। ये टेक्निकल सेटअप ऐसा कुछ लग रहा है राजेश जी को। चलिए फटाफट आपके लिए जरा टेक्निकल कॉल्स लेते हैं, उसके बाद और भी शेयरों पर बातचीत करेंगे। मितेश, शुरुआत आपसे कर लेंगे। बताइए आपके दो शेयर अभी कौन से हैं ट्रेड करने के लिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, दो शेयर जो मैंने चुने हैं फिलहाल ट्रेड करने के लिए, वो उसमें सबसे पहला है हुडको का शेयर। 72 के ऊपर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट मिला है हुडको में, तो 70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हुडको में ट्रेड लिया जा सकता है। 78 पहला टारगेट रहेगा और 82 दूसरा टारगेट रहेगा। दूसरा जो मेरा शेयर रहेगा आज के दिन में वो होगा पीबी फिनटेक। अगर पीबी फिनटेक को देखो तो 720 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। तो पीबी फिनटेक में 700 रुपए के स्टॉप लॉस से हमको पीबी फिनटेक लेना है। पहला टारगेट रहेगा 780 का, दूसरा टारगेट रहेगा 820 का। तो हुडको और पीबी फिनटेक में क्वार्टरली और मंथली चार्ट के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सिस्टम और मेथड ने आइडेंटिफाई किया है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेंड रिवर्सल होगा और दोनों ही स्टॉक में अराउंड 25 to 30% गोइंग फॉरवर्ड जो है वो गेन होंगे अगले 1 से 3 महीने में। तो हमारी ये दो पसंद है, हुडको और पीबी फिनटेक। ठीक है, हटको इसमें 78 के टारगेट्स मितेश जी की तरफ से और पीबी फिनटेक हम देख रहे हैं कि आज ठीक ठाक वहां पर खरीदारी हो रही है, करीब 3% के ऊपर ये शेयर ट्रेड करा, लेकिन 780 रुपए के टारगेट्स इसमें आपको मिलेंगे। 700 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। राजेश जी, आपकी तरफ से कौन से शेयर होंगे? क्या दोनों ही तेजी के हैं या फिर बाजार के मूड को देखकर, या फिर कोई शॉर्ट वाले भी रणनीति है आपके पास? नहीं अभिषेक जी, तेजी के ही ट्रेड है और तीनों ट्रेड हमने तेजी के ही निकाले। पहला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आज के सेशन में बनी है। जिस तरीके से अब स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करने में कामयाब हुआ है और आज के सेशन में जिस तरीके से डेटा बना है, हमें लगता है ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 470 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 448 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है भारत फोर्ज का। एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है स्टॉक में और अगर आज देखें इस वोलेटाइल मार्केट में भी ये स्टॉक में एक स्टेबल प्राइस बिहेवियर यहाँ पे दिखाया है। स्टॉक में एक फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है डेली सेटअप पे। भारत फोर्ज के सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। 990 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 950 का। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है डिक्सॉन टेक का। डिक्सॉन टेक में भी देखें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एक नैरो प्राइस रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी है। हमें लग रहा है जिस तरीके का रिकवरी का ट्रेंड आज बना है ये कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए फर्दर। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4850 तक के अपसाइड अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकती है। तो डिक्सॉन टेक बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 4700 के आसपास। ठीक है, डिक्सन पे रिकमेंडेशन है बाय की। आज जब मार्केट को अगर आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं तो अंबानी ग्रुप का शेयर रिलायंस से पहले अडानी ग्रुप ने भी आज काफ़ी हेल्प कर रखी थी मार्केट को अपने क्रिटिकल लेवल्स को बचाने में। आज अडानी ग्रुप का एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो लाल निशान में हो, एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो 2% से कम हो। मिनिमम जो 2% चलने वाला शेयर है, मैं उसका नाम बताता हूँ, वो है एसीसी और दूसरा अंबुजा, और सभी शेयर 3 से लेकर 7% तक ऊपर हैं। ये सभी के सभी अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर वापस एक्शंस काफ़ी ज़ोरदार है। और गाहे बगाहे आप नीचे ना टिकर जब देखते होगे तो हर 2-5 घंटे के बाद एक खबर आ जाती है कि अडानी में ब्लॉक्स लग रहा है, इसमें ब्लॉक लगा है, अडानी पोर्ट में, ट्रांस में, पावर में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है।
हमारे साथ नरेंद्र सोलंकी जी हैं। सोलंकी जी, एक बार ज़रा आप देख के बताएंगे कि अडानी ग्रुप के अंदर ये अपनी स्टडी के हिसाब से कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे शेयर एक साथ चलने लग गए। ऐसा तो कहीं ग्रुप में ऐसी कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, सबसे बेहतरीन शेयर कौन सा है? अडानी पोर्ट तो सर हमको पता है, इसके अलावा बताइएगा। जी, गुड आफ्टरनून डीपी जी। इससे पहले मैं डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, हमारे अडानी ग्रुप पे किसी भी शेयर पे कवरेज नहीं है, सो रिकमेंडेशन तो मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन न्यूज़ फ्लो अगर आप देखें ग्रुप के स्टॉक्स का, तो काफी दिनों से कुछ ना कुछ इन्फ्लोज की न्यूज़ मिलती जा रही है कि जहाँ पे डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स ने काफी स्टेक लिए हैं। तो जो एक ओवरऑल जो कुछ महीनों पहले एक हेडविंड क्रिएट हुई थी, कुछ रिस्क थी, वो ये इस तरीके से जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जब किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो एक थोड़ा कंफर्ट फैक्टर क्रिएट होता है मार्केट के लिए। और जो हेडविंड्स हैं उनको भी निकलने में काफी सहायता मिलती है। और वैल्यूएशन भी देखें तो प्रीवियस जो हाईस थे वहां से भी काफी करेक्ट हो गए हैं। तो एक इस तरीके का जो ओवरऑल जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो थोड़ी सी फेवरेबल ये ग्रुप के स्टॉक्स में हो रही है। और अभी रिसेंटली ही जो यूएई की फर्म ने स्टेक लिया है, तो वो भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंटल बूस्ट मिला है ग्रुप के स्टॉक्स में। ठीक है, अडानी के शेयरों पर ये राय। लेकिन अडानी ग्रुप से जरा फिर से बात कर लेते हैं अंबानी ग्रुप की, क्योंकि रिलायंस से डीमर्ज होने के बाद 21 अगस्त को जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हो जाएगी। अभी तक ये 261 रुपये के कांस्टेंट प्राइस पर निफ्टी का भी पार्ट है और सेंसेक्स का भी पार्ट है, और कुछ दिन बाद ये निफ्टी सेंसेक्स से हट भी जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर फाइनेंशियल स्पेस में खलबली मचाने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरह का स्केल है, जिस तरह की नेटवर्क है जियो फाइनेंशियल की, उसका फायदा जरूर मिलेगा और डिस्ट्रप्शन के लिए जाना जाता है। और जानकारी के साथ सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो रिलायंस ग्रुप को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। सौमित, बताइए, निश्चित तौर पर धमाका तो होने वाला है। जियो फाइनेंशियल, इतना हाइप किसी डिमर्जर को लेकर शायद पहले रहा नहीं होगा। अभी डिमर्ज हो गई कंपनी, अभी तक पड़ी हुई थी निफ्टी में, सेंसेक्स में, अब ये लिस्ट हो जाएगी। बताइए कि क्या डिटेल्स हैं आपके पास? तो अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग अगस्त 21 को होने वाली है बोथ एक्सचेंजेस में, एनएससी और बीएसई में। अब अगर आप देखेंगे तो डिस्कवर्ड बेस प्राइस जियो फाइनेंशियल का 261.85 ही है। बट अगर आप ग्रे मार्केट में देखेंगे तो जो शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है वो करीब 330 टू 350 के आसपास हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे हो रहा है बेस प्राइस से अभी भी अगर आप देखेंगे तो। बट अगर हम बेस प्राइस को पकड़ के चले तो 261.85 पे जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो सकती है वो करीब 1.7 लाख करोड़ की हो सकती है। और 1.7 लाख करोड़ पे जियो फाइनेंशियल इंडिया का 9th लार्जेस्ट लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन सकता है। अब अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल बोथ एनएससी, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का हिस्सा है और ये वेडनेसडे तक हिस्सा बना रहेगा। बट थर्सडे को इसको इंडेक्स से निकाल दिया जाएगा। ये इंडेक्स का रेगुलेशन है, उसी हिसाब से वर्क कर रहा है कि 3 दिन के लिए इंडेक्स का हिस्सा बना रहेगा लिस्टिंग से लेके, और चौथे दिन को उसे निकाल दिया जाएगा। अब ये इंडेक्स से निकल जाएगा तो काफ़ी सारे पैसिव फंड्स है जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो अगर ये इंडेक्स से बाहर निकल जाएगा जियो फाइनेंशियल, तो उनकी सेलिंग एक्सपेक्टेड है थोड़ी बहुत जियो फाइनेंशियल को लेके। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 90 मिलियन शेयर्स की सेलिंग आ सकती है, जो कि करीब $290 मिलियन का है। और सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो 55 मिलियन शेयर्स का सेलिंग एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को, जो कि करीब $175 मिलियन के आसपास उसका टोटल वैल्यू बन जाता है। अब जियो फाइनेंशियल के बारे में हम क्या जानते हैं? 2 एक्स आईसीआईसीआई वेटरन्स इसको लीड कर रहे हैं, केवी कामत जी और हितेश सेठिया जी। ये लेंडिंग के बिजनेस में रहेगी कंपनी। उसके अलावा इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, ये सारे बिजनेसेस में एंटर करने की प्लानिंग है उनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स और फाइनेंशियल पार्टनर्स को भी इंडक्ट करने की उनकी प्लान है आगे चल के। अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल की जो क्रेडिट रेटिंग होगी वो AAA की होगी, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। और सिर्फ 6 ऐसे NBFCs है इंडिया में जिनके पास AAA की रेटिंग है, और हायर रेटिंग के कारण स्टॉक फंड्स है वो कम होगी। तो वो एक एडवांटेज मिल जाएगा जियो फाइनेंशियल को लिस्टिंग के वक्त ही। उसी के साथ दूसरा जो मेजर एडवांटेज होगा जियो फाइनेंशियल के लिए वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेस। अगर आप देखेंगे तो 18,000 से भी ज़्यादा रिलायंस रिटेल के स्टोर्स है जहाँ पे क्रॉस सेल किए जा सकते हैं जियो फाइनेंशियल के प्रोडक्ट्स। 78 करोड़ से भी ज़्यादा एनुअल फुटप्रिंट मिलता है रिटेल स्टोर्स में जहाँ पे क्रॉस सेल किया जा सकता है। और जियो की अगर हम बात करें टेलीकॉम बिजनेस में तो वहाँ पे 43 करोड़ यूजर
बेस है रिलायंस जियो का, तो वहाँ पे भी क्रॉस सेल किया जा सकता है जियो फाइनेंशियल का प्रोडक्ट। तो ये काफ़ी सारे एडवांटेजेस है और जियो फाइनेंशियल्स के लिए लिस्टिंग पे और आगे बिजनेस करने के लिए। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो अगले हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एजीएम भी है अगस्त 28 को, तो काफ़ी फोकस में रहेगा जियो फाइनेंशियल के शेयर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स। निश्चित तौर पर फोकस में रहेंगी जियो फाइनेंशियल का शेयर लिस्टिंग के लिहाज से, और 18,000 रिटेल स्टोर हैं। और जैसा कि सुमित बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड कारोबार में कंपनी उतरने वाली है, उन्होंने तो ब्लैक रॉक के साथ जेवी भी कर लिया है, इंश्योरेंस कारोबार में, लेंडिंग के बिजनेस में, तो निश्चित तौर पर एक वैल्यू बनेगी। लेकिन क्या लिस्टिंग होते ही इसको खरीदना है, ये जानते हैं जरा। सोनकी जी बताइए, करना क्या है इसमें? क्या इसको लिस्टिंग के दिन आप इसको खरीदने की सलाह देंगे या फिर थोड़ा सा स्थिरता आ जाने दें, उसके बाद फैसला लेंगे? जी, डेफिनेटली लिस्टिंग होने के बाद थोड़ा स्टेबल होना ज़रूरी है। और दूसरा, जैसा कि हमें बताया कि 28 को एजीएम है, तो वहाँ पे वहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट और बिज़नेस मॉडल एटसेट्रा के डिस्क्लोज़र भी आना संभव है। तो मेरे ख्याल से वो भी उस टाइम का भी वेट करना बिल्कुल ज़रूरी है, और उसके बाद ही एक इन्फॉर्म्ड कॉल ले सकते हैं। ठीक, 12 अंकों का नुकसान अभी भी निफ्टी पर खड़ा हुआ है और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अब सपाट हो गया है। रिलायंस ने एक जोश भरा और एक नई ऊर्जा के साथ आया है वापस से, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ की मेरे को बार बार दिक्कत दिख रही है कि इतनी जोश, इतनी ऊर्जा के आने बावजूद भी मार्केट अपनी रेंज से बाहर क्यों निकल पा रहा है। क्या ये फ्राइडे फैक्टर है जो लोगों को साथ नहीं कर रहा? क्या एक्चुअली में सोमवार के हमको वेट करनी चाहिए जियो फाइनेंशियल्स की लिस्टिंग से पहले? कहीं ऐसा तो नहीं कि जियो फाइनेंशियल्स की लिस्टिंग से पहले ही मार्केट ने अपना जो एक ट्रिगर पॉइंट है उसको खो ना दिया हो? तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी इफ़ बट्स में चल रही हैं, इसलिए थोड़ा सा देख के आप जो भी पोजीशंस ले रहे हैं, कवरिंग की, तेज़ी की, आप इंट्राडे अलग रखिएगा, लॉन्ग टर्म अलग रखिएगा। फिलहाल आज आप निफ्टी बैंक को देख पा रहे हैं, 100 पॉइंट का मूवमेंट भी दिन भर में आज आपको नहीं दिख रहा होगा। कैसे पैसे बनाएंगे इंडेक्स से? खैर एनी हाउ, अलग अलग स्टॉक्स पकड़ते हैं अब जरा, जहाँ पे तेज़ी वाले कुछ सौदे हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हो रही है और आज इसने बाज़ार का बिल्कुल मुंह नहीं देखा। तेज़ी आई, मंदी आई, एक्साइड एक तरफ चलता गया और अभी डेज हाई पे आके खड़ा है। एक बार आपके रिकमेंडेशन राजेश सर, एक्साइड BTST का कैंडिडेट है, पोजिशनल कैंडिडेट है? डिम्पी जी, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले कुछ महीनों में हमने स्टॉक में देखी। ऑलमोस्ट ये 6th कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है, हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि क्लियरली एक साइन है कि स्टॉक में एक कंटिन्यू बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। जिस तरीके से इसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। अपसाइड में ये स्टॉक में हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है पोजिशनली वो 300 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहे ये स्टॉक में पोजिशनल बेसिस पे भी। स्टॉप लॉस जो आप रखने होंगे वो करीब होंगे 256 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट हमें लग रहा है इसमें 300 रुपए तक आते हुए दिखेंगे। तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। तो बुलिश व्यू है हमारा एक्साइड पे अभी। ठीक है, एक मंदी का शेयर भी मैं पता कर लेता हूँ। ये तेज़ी के साथ साथ मंदी चेक एंड बैलेंसेस होकर चलना चाहिए। उस शेयर के अंदर क्या ग्रैनुलस इंडिया एक शेयर हो सकता है या वीकनेस है? एक बार मितेश जी आप चेक करेंगे। फार्मा की कंपनी है ग्रैनुलस इंडिया, डेज लो पे है। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो एक और शेयर भी दे देता हूँ, IGL। इन दोनों को चेक कर लो, कहीं पे कोई शॉर्ट के मौके हैं तो ये भी बता देना। देखिए, जहाँ तक ग्रैन्यूल्स इंडिया की बात है डिम्पी जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सेल ऑफ हमने देखा है 329 से, और गैप डाउन हमें बहुत बड़ा मिला था और 9th of August, फ्रॉम 9th of August टू 10th of August, जहाँ पे स्टॉक जो है वो 327 से 301 तक गया था। अगर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस देख लो तो ऑन द कॉन्ट्ररी 287 इज एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो 287 पे इंट्राडे के ऊपर बाइंग थोड़ी आ रही है, तो हमें लग रहा है जब तक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 287 वायोलेट नहीं होगा कभी इसमें करना एडवाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे हिसाब से यहाँ से ही एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा एंड यहाँ से ही स्टॉक के बाउंस होने के चांसेस है। मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ पे शॉर्ट आप जाते हो तो रिस्क रिवॉर्ड व्यू पॉइंट ठीक नहीं रहेगा। दूसरा आपने बताया इंद्रप्रस्थ गैस IGL। अभी IGL में जो केस है वो रिवर्स है, क्योंकि यहाँ पे
जो बॉटम फॉर्मेशन पिछले 3 दिन से हो रहा है 432 अराउंड, वो भी आज एक वायलेट हो चुका है। तो हमारे हिसाब से डेफिनेटली अगर शॉर्ट टर्म कैंडिडेट है तो आईजीएल है, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे प्रिफरेबल बैठेगा। 438 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आपको इसको शॉर्ट करना है। नीचे में आपको 415, 405 के टारगेट्स आ सकते हैं। ठीक है राजेश जी, आप जरा ना बजाज फाइनेंस को जरा चेक कीजिए, क्योंकि जब ये खबर है जियो फाइनेंशियल वाले, उससे कितना ताल्लुक है नहीं पता, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी इंट्राडे में रिकवरी इसमें भी आई है। हालांकि लगातार 5वें सत्र में ये शेयर कमज़ोर है, 7,000 रुपये के नीचे जाकर अभी ट्रेड कर रहा है। बजाज फाइनेंस का पैटर्न आपको कैसा लग रहा है, और क्या इसमें कुछ मौके बन सकते हैं ट्रेड के लिहाज से? सो देखिए, पीयर कंपनी है तो एक प्राइस डिस्कवरी के चलते जरूर यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक बना है, लेकिन हम अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ये फोर्थ कंजिक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक में लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए दिखे, जो कि एक दिखाता है कि यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे एक सप्लाई प्रेशर यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हालांकि अगर इसको हम वीकली सेटअप पे एनालाइज करें तो स्टॉक एक अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरिया 6850 के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वीकली सेटअप के हिसाब से। अगर ये 6850 के नीचे फिसलेगा तो यहाँ पे फर्दर और प्रेशर बनते हुए दिखेगा। तो अभी यहाँ पे 6850 जब तक होल्ड आउट है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है, लेकिन पुल बैक में 6960 ये लेवल क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आते हुए दिख सकता है, जो कि फिर स्टॉक को 7050 7100 की तरफ हायर साइड पे लेके जा सकता है। तो 6850 स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा जिन्होंने भी आज लोअर साइड पे पोजीशन बनाई है। बट अभी ओवरऑल अगर इसको एनालाइज करें तो स्ट्रक्चर अभी भी वीक जोन में है। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे एक रिकवरी जो भी बनेगी वो छोटी मोटी रिकवरी होगी और हायर साइड पे सप्लाई यहाँ पे बना हुआ रहेगा। बजाज फाइनेंस को लेकर ये व्यू, लेकिन जो नीचे खबर आ रही है कॉनकॉर्ड बायोटेक को लेकर, उसको देख लीजिए। यूएसएफडीए ने गुजरात यूनिट 3 की जांच पूरी की है और 26 से 30 जून के बीच कंपनी ने यूएसएफडीए ने कंपनी की इस यूनिट की जांच की थी। हालांकि ये यूनिट 3 को यूएसएफडीए से कोई आपत्ति जारी नहीं की है, तो ये थोड़ा संजोग है कि आज ही कंपनी ये लिस्ट हुई है और आज ही एक अच्छी पॉजिटिव खबर कंपनी के लिए निकल के आ गई है। 30% ये शेयर ऊपर है, 20-22% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई थी कॉनकॉर्ड बायोटेक की। 961 रुपये का भाव है, यानी कि लिस्टिंग होने के बाद भी कमज़ोर बाजार, कमज़ोर माहौल में भी ये शेयर और तेज़ी दिखाया है। यानी कि जिन्होंने लिस्टिंग पर भी लिया होगा उसको भी इंट्राडे में 8 से 9% के आसपास का फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। 961 के आसपास का भाव है, 741 रुपये इसका इशू प्राइस था और 984 तक ये इंट्राडे में शेयर गया है। कॉनकॉर्ड बायोटेक यूनिट 3 को यूएसएफडीए से कोई आपत्ति नहीं मिली है। 26 से 30 जून के बीच ये जांच हुई थी, निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव खबर, राहत की खबर। इस पर एक व्यू ले ही लेते हैं। सोलंकी, जरा आप कॉनकॉर्ड बायोटेक के बारे में बता दीजिए, क्योंकि आज लिस्टिंग है तो तमाम लोगों को ये जानना भी होगा कि इस तेज़ी के बाद अब क्या करना है। क्या ये तेज़ी जारी रहेगी या फिर थोड़े मोड़े करेक्शन का वेट करें फिर एंट्री करें? कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? जी जो कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंपनी का ठीक ठाक मार्केट शेयर भी है। ग्लोबल मार्केट्स में अराउंड 20% शेयर है मार्केट का। सो कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं, ग्रोथ का रनवे काफी लॉन्ग है और कंपनी की जो स्पेशलिटी है वो भी प्रूवन है। और जहां तक वैल्यूएशंस की बात है तो आईपीओ एक फेयर वैल्यूएशन पे आया था, जो हम काफी चीप है वैसा नहीं कह सकते हैं। तो वैल्यूएशन करंट जो बिजनेस है उसकी पूरी प्राइस्ड इन है, तो इसमें लॉन्ग हमारी जो रेटिंग थी वो लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब की रेटिंग थी, तो इसमें लॉन्ग टर्म में आप बने रह सकते हैं। आपका डेफिनेटली पोटेंशियल है कंपनी के अंदर। पर ये व्यू, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे और कई सारे ऐसे स्टॉक्स पर राय लेंगे जो आज बहुत ज़्यादा एक्शन दिखा रहे हैं और उसके बाद हम BTST ट्रेड्स की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक वाले को फिर आपका स्वागत है। तो मार्केट्स के अंदर अपने तरीके से कामकाज हो रहा है। 28 पॉइंट वापस से थोड़ा सा प्रेशर बना है निफ्टी पर और ये 19,300 को बचाने वाली जो पूरी प्रोसेस है उसमें अभी भी लगा हुआ है। दूसरी बात है बैंक निफ्टी के अंदर वापस से लाल निशाना है, 43,800 को बचाने की प्रोसेस में ये भी लगा हुआ है। लेकिन थैंक्स टू रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जिसने आज के डैमेज को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर दिया।
नहीं तो आज क्लोजिंग में हो सकता है प्रेशर ज़्यादा हावी हो जाता और डैमेज हो जाता। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को उसका पूरा क्रेडिट देना चाहिए, ना केवल अंबानी को बल्कि अडानी ग्रुप के शेयर्स ने भी आज काफ़ी हद तक बाज़ार की हेल्प की है। तो दो बड़े प्लेयर मार्केट के आज इंजन फायर हैं। आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर जरा और पकड़ते हैं जहाँ पे कुछ ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बन रही है। लेमन ट्री पहले 100 को पार करता नहीं था, एक झटके में इसने आज 100 को पार किया। एक बार अपनी स्क्रीन पर जरा शेयर लेके आइए। 102 का लेवल 6% ऊपर, डेज हाई पे आज एक झटके में 100 का लेवल पार किया। सब लोग ट्रैप हो गए जिनके 100 के आसपास जिनके शॉर्ट्स खड़े थे या फिर वो पोजीशंस ले नहीं रहे थे या लेना नहीं चाहते थे। राजेश सर, एक बार BTST करने का मौका है या फिर एक दिन में 6% चलने से इसका मोमेंटम कम हो जाएगा, लूज हो गया है शेयर? ये 6% चल सकता था 3 दिन में, लेकिन एक दिन में चल के अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाता है। तो डिम्पी जी देखिए, आज का मूव काफी सिग्निफिकेंट, वॉल्यूम एक्शन भी काफी इंकरेजिंग है और स्टॉक में जो नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट तो ऑलरेडी यहाँ पे हुआ है, लेकिन अगर इसको हम लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे भी देखें तो दिसंबर 2022 के जो स्विंग हाई थे उसको भी आज ये ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके से इसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे आज जो ब्रेकआउट बने हैं, हमें लगता है लेमन ट्री यहाँ से फर्दर तेजी एक्सटेंड करेगा। आज का क्लोज अगर अब ये 100 रुपए के ऊपर करता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट 120 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है 96 रुपीस के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहे, और हमें लग रहा है कि आज की क्लोज अगर 100 रुपए के ऊपर आएगी तो नेक्स्ट वीक में इसमें 120 तक का मोमेंटम आते हुए दिखेगा अगले वीक में। ठीक है, एक और शेयर है इंजीनियर्स इंडिया। मितेश जी, ये शेयर ज़रा आप चेक कीजिए और मेरे को देख के बताइए कि इंजीनियर्स इंडिया के अंदर इस समय क्या किया जाए। पोजीशंस को लेके जाया जाए कि छोड़ दिया जाए? सोमवार को देखें, ज़रा देख के बताएं। तो इंजीनियर्स इंडिया BTST है या फिर छोड़ दें? जब आप लेबोरेटरी का क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने सोचा ये आप मुझे पॉइस करोगे, और उस टाइम पे मैं आपको ये बोलूँगा कि डिम्पी जी, ऐसा ही शेयर आपने बहुत पहले पकड़ा था जो बहुत बोरिंग था, जिसका नाम था इंजीनियर्स इंडिया, और वो 78 और 82 का रेंज नहीं तोड़ रहा था। जैसे उसने 78-82 का रेंज तोड़ा, उसके बाद स्टॉक डबल हो गया। तो ये स्टॉक के बारे में हमने बहुत चर्चा की थी पास्ट में, जब ब्रेकआउट नहीं थे और बहुत बोरिंग था। डेफिनेटली मैं BTST कंटेंडर तो इसको नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन पोजिशनली डेफिनेटली इसको लेके जाऊंगा, क्योंकि जो 82 के ऊपर जो ब्रेकआउट दिया है ये स्टॉक ने, कुछ PSU स्टॉक्स जब चलते हैं डिम्पी जी तो बहुत ही शानदार चलते हैं, और एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स उसका जो लंबी अवधि की जो टारगेट्स होते हैं वो होते हैं। तो मेरे हिसाब से इंजीनियर्स इंडिया मस्ट बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 153 चल रहा है, मेरे हिसाब से 140 का स्टॉप लॉस लगा के आप अगर इसको अगले 1 से 3 महीने में रखेंगे तो नए टारगेट 180 से 200 हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो छोटी अवधि के लिए मैं नहीं लूंगा, लेकिन डेफिनेटली 1 से 3 महीने का अगर मेरा नजरिया है तो 140 के स्टॉप लॉस से जरूर बैट करूंगा इसमें, 180 और 200 के टारगेट के लिए। यायन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 140 का स्टॉप लॉस और 180 और 200 रुपए के लक्ष्य इसके लिए सुझा रहे हैं मितेश जी। लेकिन जरा डीलिंग रूम का माहौल भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि डीलिंग रूम का माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। फर्स्ट हाफ में बाजार का माहौल कुछ और था, सेकंड हाफ में या फिर ये कहें कि घंटे भर पहले से माहौल बिल्कुल बदल गया रिलायंस के दम पर। तो क्या चल रहा है डीलिंग रूम में, ये जानेंगे और लेकर आएंगे अब खबर गर्म है। शरद हमारे साथ हैं खबर गर्म है लेकर। शरद बताइए, कहां पर गर्मी है, क्या खबर है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑफ कोर्स आपने सही कहा कि दोनों हाफ्स ऑफ द डेज ट्रेड में जो है अलग अलग जो है इमोशंस देखने मिले, ट्रेड्स देखने मिले। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि यहाँ पे डीलर से हमारी बातचीत हो रही है और एस्टर DM हेल्थ केयर जो है वो फोकस में रहने वाली है, और कुछ काउंटर्स में जो है HNI बाइंग देखने मिल रही है। ऑफ कोर्स अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो 15 टाइम्स जो है उनके 20 डे मूव एवरेज में देखने मिल रहा है, और स्टॉक ऑलरेडी 52% का एक अप मूव देख चुकी है मार्च लो से। और करंटली जो है जो 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं 50 DMA, 100 DMA और 200 DMA, इन तीनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑफ कोर्स उनके Q1 नंबर्स जो थे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए थे, लेकिन जो GCC स्ट्रक्चरिंग है, जो गल्फ बिजनेस की स्ट्रक्चरिंग चल रही है, उसकी जो एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन है, चैनल चेक सजेस्ट करे कि उस पर डिले देखने मिल सकता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हैं। इसके अलावा जो है मार्जिन जो भारत के बिजनेस में उनके ग्रोथ ट्रिगर होने वाले ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन को लेके, और अगर टाइमली सेल हो जाता है गल्फ बिजनेस का
तब जो है एक री रेटिंग देखने मिल सकता है अपने पीएस के साथ और एक वैल्यूएशन कैचअप आ सकता है। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो बाजार को ये दो इंपॉर्टेंट नंबर्स पे फोकस रहेगा। FY25 के जो EV एबिटा के वैल्यूएशंस देखें इंडियन बिजनेस के लिए वो ऑलमोस्ट 18 टाइम्स का है, और अगर आप गल्फ की बिजनेस की बात करें तो ये वैल्यूएशन 8 टाइम्स आ रहा है FY25 का EV एबिटा पे। तो ये इंपॉर्टेंट बज़ है आपके एस्टर डीएम हेल्थ केयर पे। ठीक है, एस्टर डीएम हेल्थ केयर 4% ऊपर ये शेयर, वॉल्यूम ज़बरदस्त है शेयर में, और मार्च के निचले स्तर से, क्योंकि मार्च में लो जो बना था बाजार का, वहाँ से तमाम स्टॉक्स जो ऊपर आए हैं उसमें एस्टर डीएम हेल्थ केयर का भी नाम शामिल है। 50% की ज़्यादा की तेज़ी हो चुकी है। हालांकि जो खबरें आपको अभी शरद दे रहे थे वो सूत्रों के हवाले से है, क्योंकि डीलिंग रूम में उन्होंने बातचीत की है, वहाँ से खबर निकली है। तो इस पर कोई भी राय बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय इस पर अवश्य ले लें। एस्टर डीएम हेल्थ केयर 4% ऊपर, लेकिन इसको जरा एक बार चेक कर लेते हैं। राजेश जी, एस्टर डीएम टेक्निकली एक कैसा लग रहा है शेयर आपको? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स के अंदर कई वर्टिकल्स काम करते हैं, उसमें से एक बड़ा वर्टिकल्स इस बार मॉनसून जो चल रहा है उसको लेकर भी है। हालांकि एमडी अलग अलग समय पर बयान देता है, मॉनसून से पहले, मॉनसून के दौरान, मॉनसून ख़त्म होने के बाद, और अभी तो दौरान का जो बयान है वो आपको मिल रहा है। अगस्त महीने में सबसे कम बारिश हुई है, ऐसा वो बता रहे हैं। अगर आपकी तस्वीरें हिमाचल की आपके दिमाग में चल रही हैं, पंजाब की चल रही हैं, तो आप उनको भूल जाइएगा, क्योंकि ये अलग अलग हिसाब से आपको अलग अलग बारिश का अनुमान पूरे देश के हिसाब से दिया जाता है। अगस्त के पहले 17 दिनों में बारिश में कमी आई है, आईएमडी के सूत्रों के हवाले से खबर है, और जो कमी है वो करीब 40% कम है। तो ये डेफिसिट अगस्त के महीने में ओवरऑल आपको मिल रहा है वो अलग तरीके से आप इसको करेंगे। हाँ, जैसे कि हिमाचल में ज़्यादा बारिश हुई इस बार अगस्त के महीने में, आपने कई जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी देखी होंगी, वो अलग है। और वैसे ही वो खेती बाड़ी के लिए नहीं जाना जाता हिमाचल प्रदेश, और टूरिज़्म के लिए जाना जाएगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे बारिश कम हुई है वो एरिया नोटिसेबल है, और आईएमडी के सूत्र ये बता रहे हैं कि अगस्त के महीने में पहले 17 दिनों में 40% बारिश कम हुई है। अच्छा, इसमें पहले 17 दिन इसलिए भी लिखा गया है क्योंकि अभी अगस्त का महीना बाकी है, और कहीं पता लगे अगले 13 दिनों के अंदर बारिश बहुत ज़ोर जाए तो ये डेफिसिट भी पूरा हो सकता है। बट अभी तक की तत्काल इन्फॉर्मेशन ये है कि 40% बारिश कम है पहले 17 दिनों में अगस्त के महीने में। और इसमें बड़ा हिस्सा आप एग्रीकल्चर वाला एरिया जहाँ पे बिहार है, काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश को भी आप काउंट कर सकते हैं। ये वो सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ा टिपिकली बारिश इस बार कम होती हुई दिखी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक स्टॉक्स और पता कर लेते हैं। हालांकि मैं स्टॉक्स तो दूसरा पता करना चाहता था, लेकिन क्योंकि अब बारिश की बात छिड़ी है तो मेरे माइंड में बार बार कंजम्पशन से जुड़े हुए शेयर्स आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, आज सुबह हमने जरा नेस्ले पता किया था, फटाफट से वो पता कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक और मेहमान से हम जुड़ेंगे। राजेश सर, जरा नेस्ले को चेक करना, गिरावट और आएगी या फिर ये ठीक होने की स्थिति में है अब? तो डिम्पी जी देखिए, आज सारे एफएमसीजी स्टॉक्स में लोअर साइड से एक रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी। हालांकि अगर नेस्ले का स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों से एक गिरावट का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा है। इस गिरावट में स्टॉक अपने 2050 डीएमए के भी नीचे फिसलते हुए दिखा है। तो जिस तरीके से इसका नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है, वहां तो वीकनेस बनी हुई है, एक पुल बैक जरूर आया आज, लेकिन हमें लगता है 22,000 इसके लिए एक चैलेंजिंग लेवल होगा। जब तक ये 22,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करता, यहाँ पे वापस सप्लाई आते हुए दिखेगी। एंड देन डाउन साइड में अगर ये स्टॉक में 21,600 के लेवल टूटते हैं तो फर्दर यहाँ पे डाउन साइड एक्सटेंड होगी 21,200 की तरफ भी। तो स्ट्रक्चर वीक है। उछाल में सलाह ये रहेगी कि 22,000 के नजदीक पहुंचता है तो वहां अपनी पोजीशन से एग्जिट करें। ओके, ठीक है। आज सुबह से आप देख पा रहे हो कि नेस्ले के अंदर तस्वीर बदली है। हमने सुबह ही के शो में इस शेयर के बारे में पता किया था, उस समय अनवाइंडिंग का प्रेशर था, लाल निशान में था ये शेयर, लेकिन उसके बाद स्पीड से रिकवर किया था। सुबह मेरे को मेहमान का नाम याद नहीं आ रहा कि किन से हमने पता किया था, उस समय उन्होंने भी अवॉइड करने के लिए हमको बोला था कि नेस्ले में थोड़ा अवॉइड किया जाए, और देखिए अगर आपने अवॉइड किया तो बेनिफिट आपके हाथ में आ गया 160 पॉइंट का। आगे बढ़ते हैं, हम जरा पावर को लेकर कुछ और गहन रिसर्च समझ लेते हैं। मेरे साथ अशोक कुमार खुराना जी हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स के। उनसे ज़रा आइडिया लेते हैं कि इस समय पावर की स्थिति देश भर में कैसी चल रही है, और कुछ पावर कंपनीज़ को लेकर एफआईआईज़ का रुख काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। ज़रा उनके बारे में भी डिटेलिंग उनसे पता करेंगे। खुराना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।
आप हमको ज़रा ये बता पाएंगे इस समय पावर की सिचुएशन देश में क्या है? कई स्टेट्स तो पावर सरप्लस में भी हैं और इस समय की सिचुएशन क्या बता रही है? देखिए, पावर की जो इसमें स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति। आप देखें, कल ही पावर की डिमांड 233 गीगावाट तक पहुंच गई थी, जो पिछले सब वर्षों से अधिक। इस डिमांड को भी पूर्णतया मीट किया गया, पीक डिमांड को, और इसमें कम से कम इसमें 80% का जो था योगदान, वो कोल सेक्टर का था, जो कि ऊर्जा कोल से बनती है। तो इस समय जो शासन द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा पिछले 5-7 साल में रिफॉर्म लाए हैं, जिससे कि जो पहले इतने ज़्यादा हमारे रिसीवेबल बन जाते हैं पावर सेक्टर के ऊपर, उसको हटाना, जो रेगुलेटरी एसेट बनते थे उसको खत्म करना, जो टैरिफ हैं उनको कॉस्ट के साथ अलाइन करना, और यदि कोई प्रदेश अपने यहाँ टैरिफ कम रखता है तो उसको सब्सिडी देनी पड़ेगी, और वह सब्सिडी भी ट्रांसपेरेंट होगी, और उसका बजट में प्राविधान भी किया जाएगा, और उसकी डिसबर्समेंट भी होगी। पहले भी ये नियम थे, परंतु उसका पालन नहीं होता था। ऊर्जा पावर डिपार्टमेंट ने अपने रूल्स बना के इसमें रेगुलेटर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी है, जिससे कि ये सब नियमानुसार हो। इससे क्या हुआ है कि अब आप देखेंगे कि जो पिछले हमारे एरियर्स थे, जो कि पावर प्रोड्यूसर को पैसा नहीं मिलता था, जिससे कि वो अपना कोला नहीं ले पाते थे और आगे पावर नहीं बना पाते थे, उसका अब अंत हो रहा। इन सब के होते हुए और इन सब फैक्टर के कंबाइन, और उसके साथ साथ जो हमारी मांग बढ़ी है बिजली, क्योंकि जो आर्थिक में सुधार आया है, जो एक्टिविटी शुरू हुई हैं, उन सब का समावेश करते हुए आज पावर सेक्टर की जो तस्वीर है वो पिछले 5 साल से एकदम अलग हो गई। यही कारण है कि जो आदमी, जो निवेशक, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो देशी हो, जो पावर सेक्टर में आने से घबराता था और हट गया था, अब बड़ी जोर शोर से आ रहा है। आप देखें, अभी हाल में ही चाहे JSW है, अदानी है, अपर्वा है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई हैं, जिससे कि अब उनको पावर सेक्टर की कार्य प्रणाली और उसके विकास और उसके भविष्य में पूर्णतया भरोसा है। खुराना जी, एक और चीज़ है कि पावर कंपनियों के लिए देखिए जो उदय स्कीम आई थी, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, काफ़ी ज़्यादा फायदा भी उसका हुआ। हालांकि अभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉस था पिछले साल तक 90,000 करोड़ रुपए के आसपास तक का था। अब उस फ्रंट की अगर हम बात करें, AT&C लॉस की अगर हम बात करें, अब कितनी ज़्यादा बेहतरी पहले के मुकाबले आ चुकी है और आगे आप लोगों ने क्या टारगेट सेट किए हैं? AT&C लॉसेस अब कंट्रोल में आ रहे हैं। आपको पता है कि रीवैम्प पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई, जिसमें कि हर प्रदेश के उनकी स्थिति देखते हुए और उनसे वार्ता करके पूरे टारगेट फिक्स किए गए, और उसकी मॉनिटरिंग ना पहले भी हुए थे। आप कई बार कोई कहेगा पहले भी होते थे, परंतु पहले और अब में ये अंतर है कि अब इसकी बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है, और यदि कोई प्रदेश उन टारगेट की पूर्ति नहीं करता है तो केंद्र सरकार उसको धनराशि आवंटित नहीं करती है। इसी का देखेंगे कि इसी का जो परिणाम निकल रहा है कि हर स्टेट के टैरिफ बढ़ रहे हैं। सब्सिडी आप तमिलनाडु देख लें, यूपी देख लें, राजस्थान देख लें, जो पहले लेगार्ड स्टेट थे अब अपनी पूरी सब्सिडी दे रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा बिल रुकते थे उनके अपने विभागों के, उनकी भी पूरी पेमेंट हो रही है। इससे जो पावर सेक्टर में पेन पॉइंट थे, जिससे कि पावर सेक्टर में लोग निवेश के लिए आगे नहीं आ रहे थे, उनको पिछले 5-7 साल में धीरे धीरे दूर कर दिया गया है, और आज इसकी सेहत
इसकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी अच्छी हो गई है कि लोग इसमें निवेश करने को राजी हैं, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे वो कन्वेंशनल हो। ये मैं आपकी बात जरूर मानता हूं। अभी 3-4 साल लगेंगे कि जब सब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी फायदे में आ जाएंगी। केवल जो योजना शुरू की गई है और जिस प्रकार से मॉनिटरिंग हो रही है उसको चालू रखना है, ताकि ये अब एक हैबिट बन जाए, कल्चर बन जाए पेमेंट करने का और लॉस सुधारने का। खुराना जी, एक क्वेश्चन आपसे पता करना है, वो एक्चुअली में थोड़ा सरकारी कंपनीज की तरफ से मैं पता करना चाहता हूँ। होता क्या था कि जब कई सरकारी कंपनीज अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आया। उसकी वजह ये भी थी कि ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं और रिक्वायरमेंट भी बहुत थी। अब तो रिक्वायरमेंट भी काफ़ी हद तक पूरी हो रही है, जैसे आप भी बता रहे हैं। मेरे को आपसे ये जानना है कि इस समय सरकारी कंपनी से एनटीपीसी है या और डिस्ट्रीब्यूशन में कई कंपनीज हैं, उनमें आप कितना बदलाव देख रहे हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज? जी देखिए, पहले मैं बताऊं कि ये कहना उचित नहीं है कि सरकारी कंपनी ठीक कार्य नहीं कर रही थी इसलिए निजी क्षेत्र आया। सरकारी कंपनी चाहे एनटीपीसी है, चाहे पावर ग्रिड है, चाहे एनएचपीसी है, इनकी कार्यप्रणाली बड़ी अच्छी रही है। केवल ये था कि जो पावर सेक्टर में हमें जिस इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी उतनी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी नहीं कर सकती थी। आपको याद होगा कि एनटीपीसी के अधिक से अधिक 5 से 7 हजार मेगावाट तक की क्षमता थी लगाने की। जब प्राइवेट निजीकरण हुआ और प्राइवेट सेक्टर बीच में आया, उसके डिसेंट्रलाइजेशन, उसके डीलाइसेंसिंग के बाद, तब एक साल के अंदर 30 हजार मेगावाट का क्षमता बढ़ी। यही क्षमता अब काम आ रही है। और ये कहना कि हमें पूरी की पूरी पावर डिमांड या उसकी उत्पादन हो गया है, हम आराम से बैठ सकते हैं, ये उचित नहीं होगा। पावर की जो डिमांड है आज भी 8% से बढ़ रही है। और यदि इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप करती है, डेटा सेंटर हैं, मॉडर्न टाउनशिप हैं, और हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत लो है। आप देखेंगे, आप यूपी के अंदर ही देख लें, यहाँ नोएडा में पर कैपिटा 3200-400 है, आजमगढ़ में वो 600 है। इसलिए पावर की जो हमारी नीड है, जिसको हम चाहते हैं कि एस्पिरेशन है, हर आदमी ऊर्जा इस्तेमाल करे, अपनी जिंदगी अच्छी तरह बिताए, पावर की बहुत डिमांड है। चाहे वो रिन्यूएबल से आए, चाहे वो कोयले से आए, गैस से आए, और जितनी भी डिमांड होगी उससे हमारा सुधार होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पावर के 8% से डिमांड बढ़ रही है, तो जहाँ पर हम खड़े हैं तो डिमांड बढ़ेगी, तो निश्चित सी बात है और पावर की ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन ये फिजिबिलिटी आपको कितनी दिखती है कि अब हमारा फोकस, यानी कि कंपनीज का फोकस या सरकार का फोकस थोड़ा नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज पे ज़्यादा है? इसकी सर कितनी प्रोबेबिलिटी लगती है? क्योंकि अब कोयले से बिजली बनाना कई बार महंगा भी पड़ता है और फिर उसको एक्सचेंज पे जाके बेचना, अलग से ट्रेड करना, वो कई बार उलझन भरा मामला भी है। जी देखिए, ये कहना कि कोयले से बिजली महंगी है उचित नहीं, क्योंकि इस समय कोयले की बिजली देखी जाए तो सबसे सस्ती पड़ती है यदि हम जो सब्सिडी दी जा रही है रिन्यूएबल को कम कर दें। पर इस प्रकार से हमने कदम उठाए हैं और अपना निश्चय व्यक्त किया है कि हम इसको डीकार्बनाइज करेंगे, ताकि जो हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट ऑफ कार्बन स्प्रेडिंग, उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो दोनों, ये कहना कि हम डीकार्बनाइज नहीं करेंगे, परंतु डीकार्बनाइज करते हुए हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हम अपने 3 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स जो है एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी एक्सेस सबको, और साथ साथ अफोर्डेबिलिटी, ताकि गरीब आदमी भी बिजली का प्रयोग कर पाए, और सस्टेनेबिलिटी जो लॉन्ग रन में कॉन्टिन्यूस रहे। तो इन
तीन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमने ऊर्जीकरण करना है और बैलेंस ग्रोथ करनी है, वो रिन्यूएबल के साथ साथ और कन्वेंशनल के साथ साथ, ताकि हम धीरे धीरे डिकार्बोनाइज भी करें और अपने हर नागरिक को क्वालिटी पावर भी दे सकें एट अफोर्डेबल कॉस्ट। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और पावर सेक्टर को क्या पावरफुल ट्रिगर्स मिल रहे हैं, उस पर भी आपके इंसाइट्स बड़े मजेदार हैं। ज्ञानवर्धन हम लोगों का हो गया। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा आपसे। लौटेंगे बाजार पर। अब करीब करीब 8-9 मिनट के आसपास का सत्र बचा है। खबरें लेकिन भरपूर आ रही हैं, लेकिन बाजार की अगर हम तस्वीर अगर देखें तो निफ्टी 70 अंक नीचे है। कहानी फिर से वहीं की वहीं पहुंच गई, 19,300 के नीचे। हालांकि निफ्टी बैंक में भी 100 अंकों के आसपास ही कमजोरी है। कमजोरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो सपोर्ट मिला था आरआईएल से, आरआईएल का शेयर चला गया था करीब करीब 1.5% ऊपर। जो ये सपोर्ट थोड़ा सा खींचा पीछे, बाजार फिर से वही नीचे आ गया। हालांकि अभी भी करीब करीब 2,550 के भाव हैं आरआईएल के, लेकिन बाजार इस वक्त लाल निशान के साथ कारोबार कर रहा है। और डिम्पी जो कह रहे थे कि फ्राइडे फैक्टर भी होता है, लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी करके ओवरनाइट पोजीशन ले नहीं जाना चाहते हैं, शायद वो भी दिख रहा होगा। लेकिन इस बीच एक प्रेस्टीज एस्टेट्स को लेकर खबर आई थी कि हैदराबाद में इन्होंने ज़मीन एक खरीदी है, लैंड पार्सल लिया है। कुछ दिनों पहले मुंबई में डीबी रियल्टी से इन्होंने 704 करोड़ रुपए में लैंड पार्सल एक लिया था। और अब ये खबर आ रही है हैदराबाद को लेकर। प्रेस्टीज, जरा इसके बारे में राजेश जी आप देखिए। हालांकि शेयर में हमने कोई बहुत खास तेजी देखी नहीं है, वोलेटाइल ही रहा है, लेकिन ई ऑक्शन में ये ज़मीन खरीदी है 4 एकड़ की, 2% ऊपर है शेयर, और 800 करोड़ की ये डील है। तो 700 करोड़ मुंबई वाला और 800 करोड़ ये वाला लगातार कहीं ना कहीं एक्सपेंशन मोड में है, कि मतलब साउथ वाले मार्केट से थोड़ा निकल के मुंबई की तरफ बढ़े थे और अब हैदराबाद में प्रेजेंस मजबूत करने की कोशिश है। शेयर कैसा लग रहा है आपको? तो देखिए, सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखें तो एक अच्छी रैली के बाद सारे स्टॉक्स में कंसोलिडेशन पूरे महीने हमने देखा है। और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर हुआ स्टॉक में हायर साइड से, बट प्रेस्टीज के अगर लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड ही यहाँ पे स्टिल एग्जिबिट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जो प्रीवियस कंसोलिडेशन के जो ब्रेकआउट हुए थे, वो ब्रेकआउट लेवल को कंफर्टेबली होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 520-525 के ऊपर बना हुआ है, व्यू बुलिश साइड पे ही रहेगा। डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस करीब 520 के आसपास के होंगे, लेकिन हायर साइड पे हमें लगता है जैसे स्टॉक में 600 के लेवल क्रॉस होंगे, ये अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा और स्टॉक एक अच्छी बड़ी तेजी फिर वहां से कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स 700-740 की तरफ। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, 520 का स्टॉप लॉस होगा स्टॉक को लोअर साइड पे बाय करने के लिए। अब 5 मिनट का समय रह गया बाजार बंद होने में। फटाफट बीटीएसटी ट्रेड्स लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स के। मितेश जी बताइए, कहां पर बीटीएसटी करके जाएंगे आप? तो पहला बीटीएसटी रहेगा टायर स्टॉक्स में। अपोलो टायर इज लुकिंग फैंटास्टिक। 390 के ऊपर एक 15 मिनट और आधे घंटे के चार्ट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। तो अपोलो टायर का करंट मंथ का फ्यूचर 392 में खरीदना है। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 388 का। पहला टारगेट कल के लिए 396, दूसरा टारगेट 400। दूसरा जो स्टॉक्स है वो प्राइवेट बैंक से है। आज बहुत ही शानदार बाइंग हमको देखने के लिए मिली है एक्सिस बैंक में। तो एक्सिस बैंक का फ्यूचर 945 के ऊपर खरीदना है, 938 के स्टॉप लॉस से। पहला टारगेट रहेगा कल के लिए 952, दूसरा रहेगा 960। 960 के ऊपर के लक्ष्य एक्सिस बैंक में नीतीश जी को लगते हैं। और राजेश जी फटाफट जरा अपनी आप कॉल्स बता दीजिए बीटीएसटी वाले। तो अभिषेक जी, पहला स्टॉक होगा ज्योति लैब। ये स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है, पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छी बाइंग बनी है। तो ज्योति लैब में जिस तरीके से डे हाई की तरफ स्टॉक क्लोज होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ज्योति लैब बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 360 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 328 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से डेली वीकली स्ट्रक्चर बने हुए, यहाँ पे भी एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे इंटरेस्ट बना हुआ है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में हमें लगता है कि ये स्टॉक 348 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 395 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे बीटीएसटी कंप्लीट हुए। नरेंद्र जी, आपकी तरफ से मैं बीटीएसटी तो नहीं पता करूँगा, बट कोई ऐसा शेयर जिस पे आपका कॉन्फिडेंशियल लेवल हाई हो, हम वेट करते हो मार्केट नीचे आए उसको प्लस करें, तो कोई है ऐसा शेयर?
जी हाँ, बिल्कुल। इसमें मैं एक लार्ज कैप और एक मिड कैप शेयर बोलना चाहूंगा। एक तो हमारी पीएसयू की डिफेंस की कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसको डेफिनेटली ऐड करके चलिए। और कंपनी का जो ग्रोथ रनवे बहुत ही लॉन्ग है और काफी सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं कंपनी के। और जहां तक जी की जो नई डील हुई है लास्ट मंथ, उससे भी काफी अच्छा ट्रैक्शन मिलने वाला है। और आगे आने वाले दिनों में काफी और भी ज्यादा ऑर्डर्स कंपनी के पास रहेंगे और एग्जीक्यूशन भी धीरे धीरे पिकअप स्पीड करेगा। दूसरा जो हमारा मिड कैप का स्टॉक्स है वो है शैले होटल्स। इसमें आप लॉन्ग टर्म पे जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप एंटर कर सकते हैं। और काफी अच्छा एस्टेब्लिश्ड होटल है और इसकी काफी प्रॉपर्टीज भी अब धीरे धीरे ऑनलाइन आने वाली हैं। और इसमें जिस आपका भी फेस्टिव सीजन वर्ल्ड कप्स वगैरह लाइंड अप हैं सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स रहने की उम्मीद है। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते एचएएल और शैलेट होटल सोलंकी जी की तरफ से बाजार बंद होने में 1.5 मिनट के आसपास का समय रह गया है, लेकिन हमने देखा कि 19,300 के आसपास शुरुआत हुई थी, उसके बाजार नीचे भी गया, फिर रिलायंस के दम पर ऊपर भी गया, लेकिन आखिरकार फिर लौटकर 19,288 के आसपास आज की हम इस वक्त देख रहे हैं क्लोजिंग, यानी कि 19,300 के आसपास होगा, 5-10 पॉइंट इधर उधर। सेंसेक्स की बात करें 270 अंक नीचे, और निफ्टी बैंक जो कि एक दफ़ा हरे निशान में आया भी था, वहां पर फिर से प्रेशर बना और अब 100 अंक नीचे। तो कल हमने तस्वीर देखी थी कि निफ्टी था 100 अंक नीचे, आज 82-83 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक से कल भी थोड़ा सा हमने उतनी दिक्कत नहीं थी, आज भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। एक्सिस बैंक से बढ़िया आज सपोर्ट मिला निफ्टी बैंक को। और इंडेक्स की बात करें तो सपोर्ट देने काम किया रिलायंस ने। हालांकि अगर हम वीकली आधार पर बात करें तो लगातार चौथे हफ्ते बाजार में हम गिरावट देख रहे हैं और निफ्टी 6 हफ्ते के निचले स्तर पर इस हफ्ते पहुंच गया, ऊपरी स्तर से तकरीबन 3% नीचे आ गया है। अगर हम शेयरों की बात करें तो चढ़ने वाले शेयरों में अडानी ग्रुप के शेयर आज के स्टार परफॉर्मर रहे। अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेज, वहां पर 3 से 4% के आसपास की तेजी दिखी। आज शेयर में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मोमेंटम लौटा है, 1.5% ऊपर ये शेयर। मारुति ये शेयर ऊपर रहा। ब्रिटानिया कल प्रेशर में था, आज थोड़ी बाइंग वहां पर आई, लेकिन जो असली काम किया है बाजार को थोड़ा सा संभाले रखने में, थोड़ा मजबूत बनाने में, वो रिलायंस ने किया है। हालांकि तेजी ऊपरी स्तरों से वहां भी हवा हुई है। जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग पर नजर होगी अब सोमवार के सत्र में, लेकिन आईटी स्टॉक्स वहां से मूड खराब है। टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, ये तमाम शेयर आज निफ्टी को नीचे खींचने का काम कर रहे थे, निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल थे। और इसके चलते हमने देखा था कि बाजार उभर नहीं पाया। 19,282 के आसपास ये प्रोविजनल क्लोज है। आखिरकार जब आंकड़े आएंगे थोड़ा बहुत बदलाव जरूर होगा, लेकिन आधे % के आसपास की कमजोरी हमने सेंसेक्स में देखी और निफ्टी में भी आधे % के आसपास की कमजोरी। निफ्टी बैंक 0.25% नीचे ये बंद हुआ है। और अगर हम वादा बाजार की बात करें तो वहां पर भी हम देखें कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स का बोलबाला रहा है। एससीसी, अंबुजा, वहां पर 2 से 3% के आसपास की तेजी रही। और एस्कॉर्ट्स, मदरसन सुमी, ये शेयर भी चले। एस्कॉर्ट्स का शेयर ऑल टाइम हाई पर अब ये ट्रेड कर रहा है। तो सोमवार को बाजार की नजर होगी जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग पर, देखना होगा कि किस तरह का रुझान मिलता है। बहुत ही खास कवरेज हम करेंगे, आप हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। फिलहाल इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, हमें दीजिए इजाजत। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।